अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जुमुल खानज़ादा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज के बारे में, बेसिक्स अबाउट सी लैंग्वेज। लैंग्वेजेस के बारे में हमने पढ़ लिया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में हमने पढ़ लिया था इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाली वीडियो में। क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कितनी जनरेशन की लैंग्वेजेस, सी हमारी कौन सी जनरेशन में आती है, वगैरह वगैरह। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सी लैंग्वेज। सो बेसिक्स अबाउट सी लैंग्वेज। Introduction. C is a general purpose language which is very closely associated with Unix, for which it was developed in Bell Laboratories. C हमारी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज, स्ट्रक्चर लैंग्वेज है जो बहुत क्लोज होती है हमारी यूनिक्स के साथ। क्यों? क्योंकि इसको डेवलप करने का मकसद ही था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना। और कहाँ पे? बेल लेबोरेटरीज के अंदर, जो हमारी यूएसए में लोकेटेड है। अब इसका मेन पर्पस क्या था कि हमने जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने हैं वो इसकी हेल्प से बनाने हैं, इसके अंदर अपनी कोडिंग करके बनाने होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ यूनिक्स आर रिटन एंड रन विद द हेल्प ऑफ सी। अब बहुत से हमारे यूनिक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके प्रोग्राम जो होते हैं वो हमारे सी की हेल्प से लिखे जाते हैं, रन किए जाते हैं। नेक्स्ट, मैनी ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडियाज़ ऑफ सी स्ट्रीम आर फ्रॉम BCPL बाय मार्च एंड रिचर्ड्स। अब बहुत से इसके आइडियाज़ जो हैं वो इससे सी लैंग्वेज के आइडियाज़, ठीक है, वो आते हैं हमारी पिछली लैंग्वेजेस से, जो इससे पहले लैंग्वेजेस हमारी होती थी। जब हमने जनरेशन पढ़ी तो हमें पता था हमारी सी जो है वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में आ जाती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में भी बहुत सी हमारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। अब BCPL जो है वो डिस्कवर हुई थी किसने की थी? मार्च एंड रिचर्ड्स ने। BCPL मतलब के बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी के कुछ आइडियाज़ हमारे इससे आते हैं क्योंकि ये इससे पहले वाली लैंग्वेजेस में शुमार होती है। जिस तरीके से हमारे वर्जन चेंज हो रहे होते हैं, फीचर्स हमारे बढ़ रहे होते हैं, इसी तरीके से सी तो डेवलप हुई, लेकिन उसके कुछ आइडियाज़ जो थे वो हमारे पिछली लैंग्वेजेस में से है, जैसे कि BCPL हो गई, बी लैंग्वेज हो गई, वगैरह वगैरह। इन 1972 डेनिस रिच्चे एट बेल लेबोरेटरीज रोट सी लैंग्वेज विच काज्ड अ रेवोल्यूशन इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अब 1972 की ये बात कर रहा है हमारा साइंसदान था एक, हमारा प्रोग्रामर डेनिस रिच्चे एट बेल लेबोरेटरीज लोकेटेड इन USA लैब है हमारी एक, रोट सी लैंग्वेज उसने लिखी, मतलब कि सी लैंग्वेज उसने डेवलप की, जो एक जिसकी एक हमारी दुनिया में धूम सी मच गई। विच काज्ड अ रेवोल्यूशन इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड। क्यों? फ्रॉम बिगनिंग सी वाज इंटेंडेड टू बी यूजफुल। ये स्टार्टिंग से ही हमारी बहुत यूजफुल बनी प्रोग्रामर्स के लिए, टू गेट थिंग्स डन ईजीली। क्यों? ताकि ये चीज़ों को आसान बना सके, ठीक है। मतलब कि प्रोग्रामर जो हमारे होते थे सारा दिन बिजी लगे हुए होते प्रोग्रामिंग में, कंपाइलेशन में। तो सी लैंग्वेज को बनाने का मकसद था कि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए, सारा दिन बैठकर प्रोग्रामर बिजी ना रहें सिर्फ कोडिंग में, कंपाइलेशन में, वो और भी कुछ काम करें। सो सी इज़ पावरफुल, डोमिनेंट एंड सप्ली लैंग्वेज। वाई? बिकॉज इट वॉज डेवलप्ड टू सॉल्व थिंग्स ईजीली। सो दिस वॉज अबाउट सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है, क्यों बनी है, कहाँ से निकली है। नाउ वाई नेम सी वॉज गिवन टू दिस लैंग्वेज। अब ये नेम क्यों दिया गया था सी लैंग्वेज? सो मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ सी लैंग्वेज वर डिराइव्ड एंड टेकन फ्रॉम बी लैंग्वेज जिससे पहले वाली हमारी लैंग्वेज थी वो। एंड नेक्स्ट, BCPL एंड CPL आर प्रीवियस वर्जन ऑफ बी लैंग्वेज। अब इस बी लैंग्वेज के जो प्रीवियस वर्जन हैं वो कौन से हैं? BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो बी हमारी लैंग्वेज के जो वर्जन है, तो मतलब बी के फीचर इसमें से आते हैं, सी के फीचर हम कह लें बी में से आ रहे हैं या BCPL में से, क्योंकि ये इससे पहले वाले वर्जन हैं, इससे पहले वाली लैंग्वेजेस हैं। एज मैनी फीचर्स कैम फ्रॉम बी इट वाज नेम्ड एज सी। अब बहुत सारे इसके फीचर बी से आए, मतलब बी कहाँ से थी? BCPL एंड CPL से थी। तो इस बेस पर इसको नाम रख दिया गया कि बी से आगे हम इसका नाम रख देते हैं सी। सो सी लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि क्यों बनी थी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमारे जो इसके यूनिक्स के जो प्रोग्राम था वो रन होते हैं हमारे सी में। तो यूनिक्स हमारा हो गया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसके अलावा हमारा सी कंपाइलर, उनका जो कोड होता है वो जो होते हैं हमारे सी लैंग्वेज की मदद से ही रन हो रहे होते हैं। और ये प्रोड्यूस करती है ऐसा कोड जो फास्टर रन हो सके एज़ कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज। और आज अगर हम देखें तो सी जो है वो एज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज हमारी यूज़ होती है, जिसके हमारे पास रीज़न है काफ़ी सारे, मैं आपको बता देती हूँ। जिसमें आ जाता है ईजी टू लर्न है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। प्रीवियस जनरेशन लैंग्वेज हमारी जो हो गई, असेंबली लैंग्वेज हमारी हो गई, उसको अगर हम देखें, उसकी कोडिंग को हम देखें तो हमें सी लैंग्वेज ज़्यादा ईजी लगती है, क्योंकि उसके अलावा ये एफिशिएंट प्रोग्राम हमें देती है। इसके अलावा टाइम हमारा बचा सकती है एज़ कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज की। जब हम बात करते हैं तो इसके बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे एडवांटेजेस है, जिसकी वजह से ये प्रोफेशनली बहुत अच्छे तरीके से अब यूज़ की जाती है, बहुत यूज़फुल है। ये आज की दुनिया में, आज की वर्ल्ड में बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए, जैसे हमारे हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे हो गए नेटवर्क ड्राइवर्स, हमारे हो गए, इसके अलावा हमारे कंपाइलर हो गए, लैंग्वेज कंपाइलर वगैरह हो गए। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे इसके यूजेस है जहाँ पे हमारी सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं अबाउट सी।
ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन अप्रोच टू प्रोग्राम डिज़ाइन। सी इज़ अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी। सी सपोर्ट्स फंक्शंस दैट इनेबल इजी मेंटेबिलिटी ऑफ कोड। ये ऐसे फंक्शंस को सपोर्ट करती है जिससे जो हमें इनेबल कर देते हैं ईजी मेंटेबिलिटी ऑफ कोड को, मतलब कोड को मेंटेबिलिटी जो है वो ईजी हो जाती है, कॉम्प्लेक्सेशंस वहाँ पे नहीं हो रही होती। अगर हम इसको करें प्रीवियस लैंग्वेजेस के मुकाबले में कंपेयर, तो ये हमारी कोड की मेंटेबिलिटी को इजी कर देती है बाय ब्रेकिंग लार्ज फाइल इनटू स्मॉल मॉड्यूल। मतलब कि बड़े कोड को छोटे कोड में तब्दील करने के लिए, छोटे फाइल में तब्दील करने के लिए। सी कमेंट्स इन सी प्रोवाइड्स इजी रीडेबिलिटी। अब कमेंट्स जो होते हैं वो सी में हमारे क्या करते हैं, इजी रीडेबिलिटी हमें प्रोवाइड कर देते हैं। कैसे? अगर फॉर सपोज आपकी कोडिंग चल रही है, ठीक है, कमेंट्स मतलब कि आप कोई चीज़ आपने अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी है उस कोडिंग के बारे में, आपका कोड चल रहा है, ठीक है, आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो रही है, मतलब आपको समझ नहीं आ रही वो लाइन, आप बार बार उसको भूल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कमेंट उसको कर देते हैं। ठीक है, कमेंट के तरीके होते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में। वो क्या कर रहे होते हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं उस कमेंट के अंदर और वो आपको समझने के लिए ईजी हो जाता है और आप अपना कोडिंग कर रहे होते हैं, ना आपको भूला जाता है उसको, ना आप भुला सकते हैं उस कोड को। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपने कमेंट लिख दिया, अगर आपको कोई मिस हो भी जाता है तो आप उसको वहाँ से देख लेंगे। सी इज़ अ पावरफुल लैंग्वेज। पावरफुल लैंग्वेज है क्यों? क्योंकि हमारा ये बहुत टाइम बचाती है। सी कंपाइलर्स के लिए हमारी यूज़ होती है। सी प्रोग्राम बिल्ड फ्रॉम। अब सी प्रोग्राम जो है, प्रोग्रामिंग जो इसकी होगी, ये बता रहा है कि किस तरीके से होगी, क्या क्या उसमें यूज़ होता है। तो उसमें हमारा जो बेसिक्स हैं वो यूज़ होते हैं वेरिएबल्स एंड टाइप डिक्लेरेशंस, देन फंक्शंस, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशन। इसके अलावा भी और बहुत से हम आहिस्ता आहिस्ता जब इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो हम पढ़ लेंगे। अब ये स्ट्रक्चर एक चार्ट बना के बता रहा है आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर क्या क्या होता है। तो ये हमारे फंक्शन जो है, ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं ये होते हैं, ये हमारे जो फंक्शन हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट्स, फ्लो कंट्रोल, हमारे लूप्स होते हैं। वेरिएबल्स, आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है, आउटपुट आपको मिलता है। सी कंपाइलर आपका इसके अंदर यूज़ होता है जो आपके कोड को, आपके प्रोग्राम को रन कराने के लिए यूज़ होता है। अब स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्राम्स। बिफोर गोइंग एंड रीडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम वी नीड टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग। अब ये कह रहा है कि अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक प्रोग्राम की तरफ जाएं, सी के एक छोटा सा प्रोग्राम अपना रन करें, तो उससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो इस हमारी लैंग्वेज में पूरी में यूज़ होने वाली हैं। सो पहले ये कह रहा है सी कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर में आपके पास आ जाता है कैरेक्टर आ गए, आपके कैरेक्टर सेट हो गए जिसमें हमारे आ जाते हैं सैम्बल वगैरह आ जाती हैं, ABC लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट हमारे आ जाते हैं। सी कीवर्ड आ गए। कीवर्ड हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं सी लैंग्वेज में। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम आ गया जो हमें पता होना चाहिए कि हम आगे कोडिंग करने जा रहे हैं तो इसके में बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं इस कोडिंग को करते वक्त वो कौन से होते हैं जो हर हमारे प्रोग्राम में यूज़ होने होते हैं। हाउ टू एंड अ स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को हमने एंड कैसे करना है। फ्री फॉर्मेट हमारी लैंग्वेज है। हेडर फाइल्स एंड लाइब्रेरी फंक्शन, ये सब हमें पता होना चाहिए अगर हम अपना कोडिंग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो पहले आ जाता है कैरेक्टर सेट। सीज कैरेक्टर सेट। सी डज नॉट यूज़ एवरी कैरेक्टर सेट एंड की फाउंड ऑन मॉडर्न कंप्यूटर्स। अब ये कह रहा है कि ये हर कैरेक्टर को यूज़ नहीं करती, कैरेक्टर सेट को यूज़ नहीं करती, या एवरी की जो हमें अपने कीबोर्ड में मिलती है, मॉडर्न कंप्यूटर्स में हमें मिल रही है, न्यू डिफरेंट कीज़ आ रही हैं, हर किसी को ये यूज़ नहीं करती। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस होंगे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हर लैंग्वेज का अपना रूल होता है, अपना रेगुलेशन होता है, अपना ट्रेडिशन होता है। सी लैंग्वेज का भी अपना ही होगा। द ओनली कैरेक्टर्स दैट सी लैंग्वेज यूजेज फॉर इट्स प्रोग्राम आर इज फॉलोज। अब ये बता रहे हैं कि जो कैरेक्टर हमारे सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है वो ये है, ठीक है। ये कैरेक्टर हमारे इसके अंदर यूज़ हो सकते हैं, ये यहाँ पे बता रहा है। कीवर्ड्स आर वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द सी कंपाइलर। कीवर्ड्स जो है वो हमारे वर्ड्स हैं जिनकी कोई ना कोई स्पेशल मीनिंग होती है सी कंपाइलर में। देयर मीनिंग कैन नॉट बी चेंज इन एनी इंस्टेंस। वो किसी भी कीमत पे चेंज नहीं हो सकती। कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है, कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है कि ये कीवर्ड है जो यूज़ हो रहा है इसका क्या मकसद है, तो इसकी मीनिंग चेंज नहीं हो सकती। ये प्री डिफाइंड हमारे हो गए, समझे आप। सर्व एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोग्राम स्टेटमेंट। ये हमारे बेसिक होते हैं। अगर हमने प्रोग्राम स्टेटमेंट अपना कोई लिखना है तो उसके लिए हमारे बिल्कुल जो बेसिक होते हैं वो ये होते हैं, हमने यूज़ करने होते हैं। कीवर्ड डिफरेंट टाइप के जो हमारे होते हैं। सो कीवर्ड्स जो हमारे होते हैं वो हमारे लोअर केस में होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर आपका कोई 5 से 6 वर्ड का एक कीवर्ड है, ठीक है, आप उसका कैपिटल फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल कर दें, इसके अलावा लोअर कर दें, आप एक कैपिटल कर दें, एक स्मॉल कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। कीवर्ड्स जो होते हैं वो हमारे लोअर केस में होते हैं। इसके अलावा हमारी पूरी सी लैंग्वेज जो है वो कैश सेंसिटिव है, मतलब कि आप इसमें अगर कैपिटल ले रहे हैं तो कैपिटल लें, स्मॉल ले रहे हैं तो स्मॉल लें। आप ऐसे नहीं ले सकते कि आप एक कैपिटल ले लेते हैं, बाकायदा स्मॉल ले लेते हैं, बकाया जो है वो आप स्मॉल ले लेते हैं, या एक आप स्मॉल ले रहे हैं तो बकाया आप कैपिटल ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। अब आ जाता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से होता है। पहले आ जाती हैं हमारी हेडर फाइल्स, ठीक है, ये हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। इंक्लूड stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट,
हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये हमारी हो गई हेडर फाइल्स। अब ये जो है ये हमारा होता है एवरी पॉइंट, एंट्री पॉइंट, मेन पॉइंट जो होता है ना हमारा प्रोग्राम का, वो जहाँ से हमारी एंट्री होती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ब्रैकेट ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, देन इंडिकेट स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अब जो प्रोग्राम हमने अपना लिखना होता है, जो हमने अपना प्रिंट कराना है, वो हम लिखते हैं इसके बीच में, इन ब्रैकेट्स के बीच में। ये हो गए हमारे हेडर फाइल, ज़रूरी है, स्ट्रक्चर है हमारे प्रोग्राम का, सी प्रोग्राम का। ये आपने ज़रूरी लिखना है, हमारा एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम का। उसके बाद जो आता है ये बताता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ से स्टार्ट होना है और इसके बीच में आपने उसको एंड करना है। ये होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब हेडर फाइल्स क्या होती है, एंट्री पॉइंट वगैरह ये जो भी है हम इसको आगे डिस्कस कर रहे हैं। So header files, the files that are specified in the include section is called as header file। ये जो हमारी head section में है, header files जो हैं हमारी include के अंदर जो हमारी included हैं stdio, conio.h, ये हमारी होती हैं header files। These are pre-compiled files, ये हमारी pre-compiled files होती हैं that has some functions defined in them। क्यों? क्योंकि इनमें भी कुछ functions हमारे define होते हैं, लेकिन वो already defined होते हैं, compiler के अंदर ही वो pre-compiled हुए होते हैं। वो हम नहीं भी लिखेंगे तो वो उसको समझ आएगा, लेकिन ये हमने लिखने हैं, डिफाइन नहीं करने, लेकिन ये हमें एज अ स्ट्रक्चर प्रोग्राम आपको पता होगा कि भाई जिस तरीके से हम जब कोई इंटर फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक सेंटेक्स होता है, एक फार्मूला होता है कि हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो फार्मूला हमारे पास वहाँ भी होता है, सेंटेक्स हमारे पास वहाँ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सी लैंग्वेज में भी यही बात कर रहा है कि ये बेसिक आपके कंपोनेंट्स है जो आपने यूज़ करने हैं अपने पूरे लैंग्वेज में, और ये प्री कंपाइल्ड होते हैं। वी कैन कॉल दोज फंक्शन इन अवर प्रोग्राम बाय सप्लाइंग पैरामीटर्स, ठीक है। हम उन फंक्शंस को जस्ट कॉल करते हैं, वो प्री कंपाइल्ड ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। हेडर फाइल्स इज गिवन एन एक्सटेंशन डॉट एच, हेडर फाइल जो हमारी होती है उसमें डॉट एच का एक्सटेंशन होता है, ये हमारा यहाँ पे है हेडर फाइल्स में। कोनियो आप ले रहे हैं, stdio आप ले रहे हैं, एच का इसमें एक्सटेंशन है। सी सोर्स फाइल इज़ गिवन एन एक्सटेंशन डॉट सी, और सी की जो हमारी फाइल होती है, फॉर सपोज आपका ये प्रोग्राम है बेसिक, ठीक है, ये वो आपका एंट्री पॉइंट हो गया, ये आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया, हम देते हैं अपना मैसेज कैसे देते हैं हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे आपने जो भी मैसेज देना है आप दे देंगे, जो फंक्शन होता है मैसेज देने का उसको यूज़ करते हुए। फिर क्या होगा, जब आपने इसको सेव करना होगा, नेम आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे रहे हैं, उसके बाद आपने क्या करना होता है, डॉट सी इसको एक्सटेंशन देना होता है, ताकि ये पता चल जाए कि सी की ये फाइल है। सी डॉट सी का लगाने का मतलब ये होता है कि हमें पता चलेगी सी की फाइल है, और ये कंपाइलर हमारा इसको कंपाइल करेगा जब हम इसको रन कराएंगे। सो ये हो गई हमारी हेडर फाइल्स, मैन फंक्शन। दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम, ये एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का। व्हेन अ फाइल इज़ एग्जीक्यूटेड, जब कोई हमारी फाइल एग्जीक्यूट होती है तो स्टार्ट पॉइंट जो होता है वो मेन फंक्शन होता है, ठीक है। ये स्टार्ट पॉइंट जो है, वॉइड मैन जो है, इंट मैन आप इसकी जगह ले सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे के कौन से फंक्शन हम यूज़ कर रहे होते हैं इसमें भी। तो ये होता है हमारा एंट्री पॉइंट किसी भी प्रोग्राम का। व्हेन फ्रॉम मेन फंक्शन द फ्लो गोज एज पर द प्रोग्रामर्स चॉइस। अब मैन फंक्शन से क्या होता है, हमारा फ्लो जो होता है एज पर द प्रोग्रामर चॉइस जा रहा होता है। देयर मे और मे नॉट बी अदर फंक्शन रिटन बाय यूज़र इन अ प्रोग्राम। इसके अलावा और फंक्शन जो होते हैं वो भले यूज़र के ज़रिए ना लिखे गए हो प्रोग्राम में, मेन फंक्शन इज़ कंपलसरी। मेन फंक्शन आपने एनी हाउ देना है, भले आप कोई और फंक्शन दें या ना दें। नाउ रनिंग अ सी प्रोग्राम, अब इसको हम रन कैसे करते हैं सी प्रोग्राम को, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, हेडर फाइल्स आपको पता चल गई, एंट्री पॉइंट आपको पता चल गया, मेन पॉइंट जो है हमारा वो पता चल गया आपको। अब आ जाता है कि इसके बीच में, ब्रैकेट्स के बीच में जब अपना मैसेज देते हैं वो तो फॉर सपोज हमने दे दिया, अब इसको आपने रन कैसे कराना है, ठीक है। रन आपने इसको कैसे कराना है, आपने एक प्रोग्राम टाइप किया, सी प्रोग्राम अपना टाइप किया, डेव सी प्लस प्लस के अंदर टाइप किया। सॉरी ये मैं आपको बताना भूल गई कि कौन सा हमारा सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ होता है, मैं बता देती हूँ इसको आपको भी। तो हमारा डेव सी प्लस प्लस जो है वो ये एडिटर है सी प्रोग्राम, सी लैंग्वेज को रन कराने के लिए। इसके अलावा टर्बो सी आप यूज़ कर सकते हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर है, एडिटर है सी लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, सी लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए, सी लैंग्वेज के प्रैक्टिकल करने के लिए। तो हम यूज़ करने वाले हैं डेव सी प्लस प्लस। तो उसमें हम फॉर सपोज अपना एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, टाइप अ प्रोग्राम, देन सेव इट, सेव मैंने आपको बताया डॉट सी के एक्सटेंशन से होगा, देन कंपाइल द प्रोग्राम, उसके बाद हम करेंगे कंपाइल। दिस विल जनरेट एंड डॉट एक्जी फाइल, ये एक्जी फाइल क्रिएट कर देगा, मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल जो हमारी होती है। रन द प्रोग्राम, उसके बाद हमने प्रोग्राम को रन करना है। एक्चुअली द एक्जी क्रिएटेड आउट ऑफ कंपाइलेशन विल रन एंड नॉट द डॉट सी फाइल। अब एक्जी फाइल जो होती है वो हमारी क्रिएट होती है कंपाइलेशन के दौरान, और वो रन होगी जबकि सी फाइल रन नहीं होगी, ठीक है। रन नहीं होगी मतलब कि जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्जी और डॉट सी का क्या चक्कर है। इन डिफरेंट कंपाइलर वी हैव डिफरेंट ऑप्शन फॉर कंपाइलिंग एंड रनिंग। अब डिफरेंट कंपाइलर्स में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे हर किसी की अपनी खसूसियात होती हैं, हर सॉफ्टवेयर हर एडिटर की अपनी खसूसियात होती हैं। तो कंपाइलर भी हमारे डिफरेंट होते हैं, उनके डिफरेंट ऑप्शन होते हैं उनको कंपाइल एंड रन करने के लिए। सी डेव सी कैसे यूज़ होता है, ये जब हम एग्जाम्पल करने जाएंगे इसकी तो हमें पता चल जाएगा।
सब सी लैंग्वेज टोकन्स की बात करें, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ सी प्रोग्राम आर नोन एज टोकन्स। ठीक है, अब सी लैंग्वेज में आपका जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं वो आपके टोकन्स कहलाते हैं। इन अ सी प्रोग्राम के अंदर द बेसिक एलिमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपाइलर इज टोकन। ठीक है, अब बेसिक जो कंपोनेंट होता है, आपका बेसिक एलिमेंट होता है, कंपाइलर जिसको रिकॉग्नाइज करता है वो हमारा टोकन होता है। टोकन जो है वो सोर्स प्रोग्राम टेक्स्ट है जहाँ पे डेट द कंपाइलर डज नॉट ब्रेक डाउन इनटू कंपोनेंट एलिमेंट, जिसको कंपाइलर जो है ब्रेक डाउन नहीं करता। अब सी में हमारे डिफरेंट टोकन्स होते हैं, आप ये समझ लें। ठीक है, जैसे हमने अब पीछे पढ़े अपने सी के कुछ एलिमेंट्स पढ़े, सी टोकन्स हो गए, सी कैरेक्टर्स हो गए वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम टोकन्स के अंदर। टोकन्स के अंदर हमारे क्या आ जाते हैं, सी के अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स होते हैं। फॉर सपोज कीवर्ड्स हो गए आपके, जैसे हमारे फ्लोट, इंट, वाइल वगैरह, जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो हमें सब पता चल जाए। इसके अलावा कीवर्ड्स हमारे टोकन्स में आ जाते हैं, फ्लोट, इंट, वाइल वगैरह। आइडेंटिफायर्स हमारे होते हैं, मैन, अपॉन, कांस्टेंट हमारे हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, स्पेशल सैम्बल्स हो गई, ऑपरेटर्स हमारे हो गए, मतलब प्लस, माइनस, एस्टेरिक। सी प्रोग्राम्स आर रिटन यूजिंग दोज टोकन्स एंड द जनरल सेंटेक्स। अब जनरल सेंटेक्स हमारे पास होता है, उसके अलावा ये जो हमारे टोकन्स होते हैं इनको यूज़ करते हुए हमारे सी प्रोग्राम जो हैं वो लिखे जाते हैं हमारे एडिटर में। कीवर्ड्स इन आंसर, कीवर्ड्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं, ये प्री कंपाइल्ड होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे 32 तकरीबन जो कीवर्ड्स हैं वो आंसी सी में लिखे हुए होते हैं। तो ये होते हैं वो हमारे टोटल कीवर्ड्स। इनको आहिस्ता आहिस्ता हम यूज़ करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग जब करेंगे, कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो इनको यूज़ करेंगे। आइडेंटिफायर की बात करें, दे आर प्रोग्रामर चूजिंग नेम्स टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्रामर चूजिंग नेम्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम के पार्ट को। कैन नॉट यूज सी कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर, आप इसको एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर अलग होते हैं, कीवर्ड्स अलग होते हैं। मस्ट बिगिन विद अल्फ़ा कैरेक्टर और अंडरस्कोर साइन फॉलोड बाय अल्फ़ा न्यूमेरिक ऑर्डर। अब ये कह रहा है कि आइडेंटिफायर जब आपने यूज़ करने हैं, ठीक है, कोई मतलब वेरिएबल हो गया आपका, कोई फंक्शन हो गया, तो आप क्या करेंगे, उसको अंडरस्कोर की साइन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अंडरस्कोर की साइन हमारी जो है इसमें यूज़ होगी। अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया सी लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ज़ाहिर है अपर केस एंड लोअर केस इसमें इंपॉर्टेंस रखते हैं, अहमियत रखते हैं कि कहाँ पे हमने अगर अपर केस दिया है तो उसको लोअर केस नहीं देना, उसको हमने अपर ही देना है। इसके अलावा अगर कीवर्ड्स हैं तो वो हमें पता है वो हमारे टोटली लोअर केस में होते हैं। मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। अब ये कह रहा है कि हमारे जो आइडेंटिफायर होते हैं वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होने चाहिए। एक तो हो गया हमारा अंडरस्कोर, दूसरा हो गया डिजिट एंड देन लेटर। ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। जो हमारे 31 कैरेक्टर होते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट है। मस्ट नॉट कंटेन स्पेस, इसके बीच में हमारी कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे हम पहले लिख रहे हैं अंडरस्कोर लिखें, फिर हम उसके अलावा कोई नंबर दे रहे हैं, फिर कोई अल्फ़ाबेट ऑफ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट हम दे रहे हैं, तो उनके बीच में हमारी स्पेस जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट आप वर्ड से ही पता लगा लें कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट हमारे फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम के दौरान। अब कांस्टेंट हमारे पास जितने टाइप के आ जाते हैं ये हमारे यहाँ पे डिक्लेयर हैं। कांस्टेंट होते हैं हमारे, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। वो होते हैं हमारे 2 टाइप के, एक होते हैं कैरेक्टर एंड न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक मतलब नंबर जो होते हैं हमारे उसकी फॉर्म में होते हैं, तो वो आ जाते हैं हमारे इंटीजर एंड रियल। कैरेक्टर की जब ये बात कर रहे हैं तो आ जाते हैं हमारे पास सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। कांस्टेंट की एग्जांपल हमें बता रहे हैं। इंटीजर क्या होते हैं हमारे, फुल जो हमारे नंबर होते हैं। रिफर्स टू सीक्वेंस ऑफ डिजिट सच एज डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर एंड हेक्साडेसिमल इंटीजर। अब ये कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ डिजिट होते हैं जैसे हमारे डेसिमल हो गए, ऑक्टल हो गए, हेक्साडेसिमल, मतलब पॉइंट की फॉर्म में हमारे नहीं होते। तो ये होती है हमारी एग्जाम्पल इंटीजर कांस्टेंट की। अब आ जाते हैं हमारे रियल कांस्टेंट। सो द फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट सच एज 0.0083 माइनस 0.78 वगैरह वगैरह जो भी है हमारे होते हैं रियल कांस्टेंट। देन कैरेक्टर की जब हम बात करें, कांस्टेंट की जो सेकंड टाइप है कैरेक्टर, उसमें आते हैं हमारे पास सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कंटेन अ सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद इन अ पेयर ऑफ सिंगल कोट्स। ठीक है, अब इसमें जो हमारा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे सिंगल कोटेशन में आते हैं, सिंगल कोट के अंदर आ रहे होते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट हमारे कौन से होते हैं, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। अब वो हमारे कांस्टेंट, वो हमारा कंटेंट एलिमेंट जो हमारा डबल कोटेशन के अंदर आ रहा है वो हो जाता है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब आ जाता है डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन कैसे होती है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे कैन बी यूज। मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे कि सी में हमारी में क्या क्या आता है, तो उसमें हमने वेरिएबल पढ़े थे, डिक्लेरेशन वगैरह हमें पता चल गई थी कि ये होती है। तो आप कांस्टेंट एंड वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे कैन बी यूज। कांस्टेंट और वेरिएबल्स जो हैं वो ज़रूर डिक्लेयर होते हैं कि उनको यूज़ करने से पहले। किसी भी आप
वैल्यू को यूज़ करें उससे पहले आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, अब चाहे वो कांस्टेंट हुए या वेरिएबल्स हुए। अ कांस्टेंट डिक्लेरेशन स्पेसिफाई द टाइप, नेम एंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट की जो डिक्लेरेशन होती है वो बताती है मैं टाइप, नेम एंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। एनी अटेम्प्ट टू अल्टर द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल डिफाइंड एज कांस्टेंट रिजल्ट इन एन एरर मैसेज बाय द कंपाइलर। अगर हम कांस्टेंट में कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो वो एरर हमें जनरेट कर सकता है, हमारा कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट हमें पता है कि हम चेंज नहीं कर सकते, हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको चेंज हम नहीं कर सकते। जबकि वेरिएबल की हम बात करें, वेरिएबल डिक्लेरेशन स्पेसिफाइज द टाइप एंड द नेम एंड द पॉसिबली द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है? टाइप, नेम एंड द पॉसिबल इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। So when you declare a constant or variable, the compiler reserves a memory location in which to store the value of constant or variable। जब आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं वेरिएबल या कांस्टेंट को तो कंपाइलर रिजर्व कर देता है उसकी लोकेशन कि जहाँ पे उसने स्टोर होना है, डिक्लेयर होने के बाद उसने कहाँ पे स्टोर होना है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो। सो एसोसिएट्स द नेम ऑफ द कांस्टेंट और वेरिएबल विद द मेमोरी लोकेशन। एसोसिएट कर देता है उस नेम को जो हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, मेमोरी लोकेशन के साथ कि ये इसकी जगह है, यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट वेरिएबल जो है वो स्टोर होगा। So what are the variable in C? A variable is a data name that is used to store any data value। वेरिएबल जो है आपका एक डेटा नेम है जो यूज़ होता है स्टोर करने के लिए किसी भी डेटा वैल्यू को। जाहिर सी बात है जब मेमोरी लोकेशन है उसको हमने डिक्लेयर कर दिया, रिजर्व कर दिया एक मेमोरी लोकेशन के इसमें हमारी वैल्यू स्टोर होगी, कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो। सो वेरिएबल जो होते हैं हमारे यूज़ होते हैं किसी की डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए। डेटा यूज टू स्टोर वैल्यूज डेट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब कांस्टेंट का हमने पढ़ा था कि उसमें वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, जबकि वेरिएबल वेरी वर्ड ही बता रहे हैं मतलब चेंजिंग, तो वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। वेरिएबल इन सी हैव द सेम मीनिंग एज द वेरिएबल इन अलजेब्रा। मतलब कि इनकी सेम मीनिंग होती है। जैसे हम क्या कर रहे होते हैं जब अपना मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते कोई इक्वेशन हमारी होती है x इज इक्वल टू a प्लस बी या y इज इक्वल टू z प्लस एक्स प्लस जेड, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वगैरह, तो हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। हम सपोज कर रहे होते हैं अपनी तरफ से कि भाई ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। सो दैट इज दे रिप्रेजेंट सम अननोन और वेरिएबल वैल्यू। तो ये रिप्रेजेंट करता है सम अननोन और वेरिएबल को। जैसे हमारा सिंपली इसमें क्या कह रहा है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। फॉर सपोज आप x इज इक्वल टू ए बी डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं a इज इक्वल टू, इसको खत्म करके a इज इक्वल टू बी प्लस सी भी आप कर सकते हैं इस तरीके से, या z प्लस टू इज इक्वल टू 3y माइनस 5 आप कर रहे हैं। लेकिन हमने ये याद रखना है वेरिएबल अलजेब्रा में होते हैं वो सिंगल अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये थे वेरिएबल, ठीक है। अब आ जाते हैं नेमिंग वेरिएबल। नेम कैसे देना है वेरिएबल को, ठीक है। वेरिएबल इन सी मै बी गिवन रिप्रेजेंटेशन कॉन्टेनिंग मल्टीपल कैरेक्टर बट देयर आर रूल फॉर दिस रिप्रेजेंट। मतलब इनको सी में डिक्लेयर जब हम कर रहे हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट हम करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट कैरेक्टर हमारे हो सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। सो may only consist of letters। अब ये बता रहे वेरिएबल्स नेम इन सी may only consist of letter, digits and underscore। अब ये या तो लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, या अंडरस्कोर से पे मुश्तमिल हो सकता है। मे बी एज लॉन्ग एज यू लाइक, ठीक है, ये या बड़ा भी हो सकता है जैसे आप चाहें। बट ओनली द 31st कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि 31st हमारे कैरेक्टर जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। मे नॉट बी बिगिन विद अ नंबर, और नंबर के साथ हम इसको शुरू नहीं कर सकते। मे नॉट बी अ रिजर्व कीवर्ड, एक रिजर्व कीवर्ड के साथ हम इसको नहीं कर सकते। लेकिन शुड स्टार्ट विद द लेटर और एन अंडरस्कोर, ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट होना चाहिए एक लेटर या अंडरस्कोर के साथ। कंटेंट कैन कंटेंट लेटर, नंबर और अंडरस्कोर, ये इन तीनों में से कोई भी किसी पर भी मुश्तमिल हो सकता है। नो अदर स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड इंक्लूडिंग स्पेस। स्पेस के अलावा इसमें कोई तीसरा कैरेक्टर इन तीनों के अलावा इंक्लूड नहीं हो सकता। कैन सेंसिटिव, मतलब कि कैन सेंसिटिव लैंग्वेज हमारी होती है सी लैंग्वेज। मतलब कि अगर हम कैपिटल लेटर में अपना लिख रहे हैं और उसके अलावा स्मॉल हम कर रहे हैं, जैसे इसने एग्जांपल दी हुई है कि आप इसको स्मॉल में कर दें, ठीक है, आप इसको कैपिटल में कर दें, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से कर रहे हैं, एक आप शुरू का लेटर जो है वो बड़ा लिख रहे हैं और बकाया छोटे लिख रहे हैं, या बीच में आप इसको कैपिटल स्मॉल कर रहे हैं, तो ये जो होते हैं हमारे ये डिफरेंट वेरिएबल सीन किए जाएंगे कंपाइलर के ज़रिए। कंपाइलर इनको एक चीज़ कंसिडर नहीं करेगा कि भाई स्पेलिंग तो हमें पता है एक ही है, एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया, ये भी है, लेकिन कंपाइलर इसको डिफरेंट व्यूज़ में देखेगा। कंपाइलर इसको एक व्यू में नहीं देखेगा, इसको वो समझेगा ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो इस वजह से केस सेंसिटिव लैंग्वेज है हमारी। Now declaring variable, before using a variable you must give the compiler some information about the variable, ठीक है। मतलब आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसको कंपाइलर को
बताने से पहले यूज़ करने से पहले उसको आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इंक्लूड द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। डिक्लेरेशन किस तरीके से होती है हमारी, पहले हमारे एक डेटा टाइप का नाम होता है। फॉर सपोज हम इंट ले रहे हैं अपना, इंट मतलब कोई इंटीजर वैल्यू हमने अपने डिक्लेयर करनी है, उसको हम पहले डिक्लेयर करेंगे। इंट लेंथ कर देते हैं हम इसको, या फ्लोट हम एरिया कर देते हैं। ये हो गया हमारा डेटा टाइप जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा ये हो गया हमारा जो हमने डिक्लेयर किया है वेरिएबल। यहाँ पे हो गया इंट, हमने लेंथ की, मतलब हमारी लेंथ जो है इंटीजर वैल्यू में है हमारी, डेटा टाइप हमारा इंट हो गया। अब ये हो गई हमारी डिक्लेरेशंस, ठीक है। वेरिएबल्स आर नॉट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज, इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली नहीं होते, मतलब कि डिक्लेरेशन के बाद हमने उसको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आपने उसको डिक्लेयर कर दिया। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने उसको कोई ना कोई वैल्यू देनी है, मतलब इन सम इज इक्वल टू वगैरह वगैरह जो भी आप देना चाह रहे हैं, आप इसको डिक्लेयर कर दें। इनिशियलाइज आप इसको नेक्स्ट लाइन में कर दें। सो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सम कैन बी एनीथिंग। अब इसकी वैल्यू जो है सम की वो कोई भी हो सकती है, जो हमारी कहलाती है इनिशियलाइजेशन। दस इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू इनिशियलाइज वेरिएबल व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड। तो अगर हम डिक्लेरेशन के बाद उसको इनिशियलाइज कर दें तो अच्छे से हमें समझ आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हमें वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और नीचे हम उसको इनिशियलाइज करके मतलब उसकी वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं। सो वंस अ वैल्यू हैज़ बिन प्लेस्ड इन अ वेरिएबल इट स्टेज देयर अंटिल द प्रोग्राम अल्टर्स इट। अब एक वैल्यू जो आप प्लेस कर देते हैं वेरिएबल में, वो तब तक वहीं रहती है जब तक आप प्रोग्राम को चेंज ना करें, प्रोग्राम को मॉडिफाई ना करें। नाउ डेटा टाइप्स इन सी, देयर आर 3 क्लासेस ऑफ डेटा टाइप्स आर देयर। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एग्रीगेट और ड्राइव डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे पास सिंपली जो हमारे बेसिक यूज़ होते हैं, इंट हो गया, फ्लोट, डबल, चार वगैरह ये आ जाते हैं। देन एग्रीगेट और ड्राइव, ड्राइव मतलब वर्ड से आपको पता चल रहा होगा जो ड्राइव किए गए हैं, जो दूसरी हमारी किसी जगह से लिए गए हैं, तो ये ऐसे हमारे होते हैं जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप से ड्राइव किए जाते हैं। एरेज कम अंडर दिस कैटेगरी, इसमें हमारे एरेज आ जाते हैं जो कलेक्शन होते हैं हमारे इंट, फ्लोट, चार और डबल डेटा का। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर्स एंड इनम फॉर ऑल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अब इस तरीके के जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर, इनम, वो हमारे आ जाते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स में। तो ये बता रहे हैं हमारे कुछ डेटा टाइप, डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स हमारे बता रहे हैं कि उनका साइज़ क्या है, रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होती है, उसकी रेंज क्या है, कितना वो डेटा स्टोर कर सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक सी लैंग्वेज के बारे में, क्या क्या इसमें होता है, क्या इंक्लूड होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे हम इसको सेव कराते हैं, या कौन सा हमारा एडिटर इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं इसको कुछ मजीद लेक्चर्स, मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स के साथ। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।